नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एसकाश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं ओबीसी कैटेगरी के विषय में। ठीक है, जब हम टीचिंग रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, स्पेशली जब मैं बात करूँ जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की टीचिंग रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है, फिर दिल्ली गवर्नमेंट की आपको जो टीचिंग रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है, जो कि आपको DSSB के माध्यम से देखने को मिलती है, तो उसमें ओबीसी कैटेगरी के लिए क्या नियम है, तो उसके बारे में बिल्कुल डिटेल के साथ आज की वीडियो में आपसे चर्चा करूँगा। और दोस्तों वैसे कॉमन से फैक्टर तो सबको ही पता होते हैं कि भाई बाहर वाले जो कैंडिडेट होते हैं वो दिल्ली में ओबीसी में काउंट नहीं होते, तो इस तरह की कोई मैं चर्चा नहीं करने वाला, थोड़ा सा डीपली जाऊंगा। अगर आप दिल्ली के कैंडिडेट है फिर भी ओबीसी में, तो कुछ टर्म्स होते हैं, अगर आप उन्हें पूरा नहीं कर पाते तो फिर भी आपको जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। तो बिल्कुल डिटेल के साथ आज की वीडियो में चर्चा कर लेते हैं। और दोस्तों बिल्कुल मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूँ, जो भी मैं आपको नियम वगैरह बताने वाला हूँ अभी तक फिलहाल वर्तमान समय में जो नियम उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बाकी भविष्य में अगर कुछ परिवर्तन कर दिया जाए तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, जो भी फिलहाल वर्तमान में नियम उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। और सीटेट को लेकर भी आपके थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपके 90 से कम मार्क्स आए, मतलब 82 से लेकर 89 के बीच में आए, तो इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है अभ्यर्थियों का, तो वो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से दूर करने की कोशिश करूँगा। तो जैसे कि आपको पता है, जितने भी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है, KVS इत्यादि, तो उसमें तो कहीं भी किसी प्रकार की आपको समस्या देखने को नहीं मिलती, चाहे भारत के किसी भी राज्य या फिर किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के मूल निवासी है, तो वो आप ओबीसी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। और उसमें जो सीटेट वगैरह की आपसे डिमांड की जाती है, अगर आपने 82 के प्लस आपके मार्क्स है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के, अब ये मैटर नहीं करता आप कौन से राज्य के फिर कौन से केंद्र शासित प्रदेश के, तो आप उसी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, तो वहाँ पर तो कोई आपको समस्या देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं दिल्ली में जो आपको DSSB के माध्यम से TGT PGT PRT की रिक्रूटमेंट देखने को मिलते हैं इसमें, क्योंकि इसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा आपके मन में कन्फ्यूज क्रिएट रहता है। तो दोस्तों जब आप दिल्ली की टीचिंग रिक्रूटमेंट में अप्लाई करते हैं ओबीसी कैटेगरी में, तो उनकी सबसे पहले यही शर्त होती है कि जो आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो दिल्ली से बना होना चाहिए, यानी कि आप दिल्ली के मूल निवासी होने चाहिए, जब भी आप ओबीसी कैटेगरी में काउंट की जाएगी। इसके अलावा आप जानते हैं कि दिल्ली की जो रिक्रूटमेंट निकलती है TGT PGT PRT की, तो उसमें संपूर्ण भारत से कोई भी अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ओबीसी कैटेगरी में केवल वही अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे जो कि दिल्ली के मूल निवासी और जिनका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो दिल्ली से बना हुआ है। इसके अलावा बाहर जितने भी राज्य फिर जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, चाहे आपने स्टेट का बनवा रखा है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवा रखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल आपका दिल्ली का होना चाहिए जब भी आप ओबीसी में काउंट किए जाओगे, अदरवाइज आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। अब इसमें दूसरी बात है, जो आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट बन रखा है वो आपके पापा के आधार पर होना चाहिए। वैसे तो पापा के आधार पर ही बनते हैं, लेकिन उन्होंने मेंशन कर रखा है कि अगर आपके पापा ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, जब भी उसके आधार पर ही आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट बनेगा, जब भी वो मान्य होगा। अब इसमें एक और मुख्य बिंदु ये आ जाता है, जो शायद से कुछ अभ्यर्थी नहीं जानते होंगे। अगर आप मान के चलो दिल्ली का आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है और आप दिल्ली के ही मूल निवासी, फिर भी दोस्तों आपको ओबीसी ना मानकर जनरल कैटेगरी में क्यों काउंट किया जाता है? देखिए इसमें ये बोलती है दिल्ली सरकार, जो आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो तो दिल्ली से होना ही चाहिए, साथ ही साथ जो आपका मूल निवास है दिल्ली में 1993 या 1993 से पहले का होना चाहिए। अगर उसके बाद गए तो भी दोस्तों आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 1993 में तो हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, तो इसका मतलब ये है कि जो मतलब आपके पापा के आधार पर आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट बनेगा, तो जो आपका पापा का जो मूल निवास है, फिर जो आपके पापा का रेजिडेंस है वो 1993 से पहले का होना चाहिए, उसका कोई भी प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, तो उन्हें दिल्ली सरकार को पता चल जाएगी 1993 से पहले से आप दिल्ली में रह रहे हैं, आपके पापा वगैरह, ठीक है, उसके आधार पर ही आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट बने, तो फिर वो आपको ओबीसी मान्य होगा। मान के चलो आप कहीं उत्तर प्रदेश हरियाणा वगैरह में रहते हैं और आप दिल्ली में 1998 99 2000 जब भी आके बसे और आने के बाद आपने यहाँ पर दिल्ली का ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा लिया है, ठीक है, तो फिर आपका वो मान्य नहीं होगा। मान्य जब भी होगा जब आपका 1993 का पहले का मूल निवास होगा। आपसे मेरा तात्पर्य कि मतलब आपके पापा का होना चाहिए। बाकी जो इसमें अब अगला बिंदु है वो शायद से काफ़ी अभ्यर्थी जानते भी होंगे, जो अगर आप ओबीसी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, जो भी मैंने अभी आपको नियम बताए हैं, ठीक है, दिल्ली का होना चाहिए, दिल्ली में भी किस तरह का होना चाहिए, अगर ये सारी की सारी शर्तें आप पूरी करते हैं, तो इसके बाद भी जो आपकी परिवार की सालाना इनकम है, ठीक है, पूरे साल की इनकम 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब 8 लाख के हिसाब से आप चलोगे तो लमसम मान के चलो कि एक महीने की 65,000 से ज़्यादा नहीं सैलरी होनी चाहिए। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा सैलरी होती है, एक TGT को भी नहीं मिलती स्टार्टिंग में तो इतनी। ठीक है, तो अगर 65,000 से कम है आपकी मासिक इनकम, ठीक है, इस हिसाब से आपकी 8 लाख पड़ जाएगी। ठीक है, 65-66 के लमसम, बाकी अगर 67 हुई तो शायद से 8 लाख से ऊपर चली जाएगी। तो अगर इसी के अंतर्गत आती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आपकी 8 लाख से कम होगी इनकम और फिर भी आप ओबीसी कैटेगरी में काउंट किए जाओगे। लेकिन अगर आपकी इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो भी दोस्तों आप जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाओगे। तो बस यही मुख्य बिंदु है। बाकी जब हम सीटेट की बात करते हैं तो दोस्तों सीटेट में थोड़ा सा नियम अलग हो जाता है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, जिन अभ्यर्थियों के 90 या 90 से ज़्यादा मार्क्स है उन्हें तो किसी भी तरह की कोई समस्या लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने तो अपना जो
सीटेट है वो जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई कर रखा है, उन्हें तो कहीं से कहीं कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन समस्या उन अभ्यर्थियों के साथ आ जाती है जो 82 या फिर 89 के बीच में जिनके मार्क्स हैं, ठीक है, 82 प्लस जिनके मार्क्स हैं, तो वहाँ पर ये समस्या आती है। वो सोचते कि हम जनरल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो फिर हमारे सीटेट में तो कम मार्क्स है, इसका मतलब तो हम एलिजिबल नहीं है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बिल्कुल सटीक रूप से जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, अब आपने जो भी, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो, अगर आपके 82 और 89 के बीच में मार्क्स आए तो आप जानते सीबीएसई तो आपको क्वालिफाई कर देता है, और आप सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी रिक्रूटमेंट उनसे अप्लाई करोगे वहाँ तो कोई आपको समस्या देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप दिल्ली सरकार के रिक्रूटमेंट में अप्लाई करते हैं तो उधर स्टार बना होता है, ठीक है। अब स्टार बनाने का यही है, एक तो केंद्रीय विद्यालय वगैरह मेंशन रखते हैं, और ये भी रखते हैं अगर आप जो दिल्ली में जो DSSP के माध्यम से जो आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है, अगर मानकर चलो आप दिल्ली से बाहर के मूल निवासी है लेकिन आप ओबीसी कैटेगरी में, तो आप अप्लाई तो जनरल कैटेगरी में करोगे, लेकिन अगर आपके मान के चलो 82 से 89 के बीच में मार्क्स है तो भी दोस्तों आप एलिजिबल हो, क्योंकि जो आपका सीटेट का जो सर्टिफिकेट है वो आपका वैलिड होगा। केवल किसमें, केंद्रीय विद्यालय का मैंने आपको बता दिया, बाकी जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी मैं केवल उसकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि आप जानते हैं DSSP के माध्यम से जो भी आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है TGT PGT PRT की, तो इसमें जब हम TGT और PGT की बात करते हैं तो ये तो आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के स्कूल्स में देखने को मिलते हैं। लेकिन जब हम PRT की बात करते हैं तो दो तरह के डिपार्टमेंट में आपको मिलते हैं, एक तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में, दूसरा आपको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली यानी कि MCD में। तो MCD के लिए तो कोई ऑफिशियली नहीं होता कि उन्होंने कुछ मेंशन कर रखा हो कि भाई MCD में अप्लाई कर सकते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों आप देख लेना, बाकी ऑफिशियली रूप से तो मेंशन नहीं है। वहाँ तो आपको अगर आप दिल्ली से बाहर के जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 90 प्लस ही मार्क्स लाने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, अगर दिल्ली से बाहर के अगर आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो और आप OBC हो, तो अगर आपके 82 और 89 के बीच में भी सीटेट में मार्क्स हैं तो भी आप उस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हैं। तो बस दोस्तों यही आपके OBC कैटेगरी को लेकर मुख्य बिंदु थे। बाकी अगर आप RTA वगैरह के माध्यम से और जानकारी लेना चाहते हो तो बिल्कुल ले सकते हैं आप, ठीक है, डिपार्टमेंट आपको निश्चित रूप से दे देगा। बाकी अगर फिर भी अगर आप कुछ एक्स्ट्रा जानते हो OBC कैटेगरी के बारे में जो शायद से मैं नहीं बता पाया हूँ, तो निश्चित रूप से आप दोस्तों कमेंट के माध्यम से उस जानकारी को शेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को फटाफट से लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा चैनल केवल शिक्षकों और भावी शिक्षकों के लिए ही है। तो अगर आप एक शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं, चाहे हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें फिर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, तो निश्चित रूप से आप हमारे इस एसकाशी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे संबंधित स्टडी मटेरियल वहाँ पर आपको उपलब्ध कराया जाता है, तो वहाँ पर फॉलो करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो मिलते हैं अपने के लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बाकी जब हम इससे अलग बात करते हैं, आप जानते हैं अगर कोई लड़की किसी OBC कैंडिडेट से शादी कर लेती है तो उस लड़की की कैटेगरी भी OBC हो जाती है। अब उसके लिए क्या नियम है, उसका कब तक का मूल निवास मांगा जाता है, मतलब उस लड़की के पति का, तो इस पर कोई भी मेरे पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी अगर आप मुझे कमेंट करते तो फिर भी मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा।